हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत एंड हम सिटीजनशिप एंड नागरिकता के बारे में यहाँ पे देखेंगे। उससे रिलेटेड हमने प्रश्नों को यहाँ पे सभी प्रश्नों को यहाँ पे लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जो आगामी एग्जाम होने वाली है यूपी ट्रिपल सीपेट, जो एनटीपीसी, जो भी एग्जाम होने वाले हैं वनडे एग्जाम, उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इन तक देखने का प्रयास करिएगा जिससे कि आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और कमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, पहला प्रश्न है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। यहाँ पे हमें बताना है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ से लिया गया है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, ए और सी दोनों। तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। इसमें से आप लोग और कमेंट बताइए कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर रहे हैं और जो प्रश्न आप लोग को नहीं आता उसको आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। तो आप लोग का भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य को बनाने का। समाजवादी पंथ पे सभी कहा गया है ना, तो भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। लेकिन मौलिक अधिकार में ये नहीं कहा गया। मौलिक अधिकार हमें फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है, 6 फंडामेंटल राइट्स है। नीति निर्देशक तत्वों में भी भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कही गई है। क्या है नीति निर्देशक सिद्धांत, क्या है, राज्यों को निर्देश देता है कि आप राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको अनहाइड कर देते हैं चेक आंसर पे, तो देख लेते हैं ऑप्शन डी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा। यहाँ पे कहा गया है कि किसने किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा। यहाँ पे ऑप्शन है के टी शाह ने, एच वी कामत, के ए अय्यर, एच कुंजरू। तो आप लोग इसमें बताने का प्रयास करिए कौन हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएंगे के टी शाह। के टी शाह ने यह कहा कि निर्देशन जो सिद्धांत है बैंक की सुविधा के अनुसार दिए उत्तर दिनांकित चेक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी देख सकते हैं इसे, के टी शाह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया। यहाँ पे बताना है कि एक संविधान संशोधन किया गया था जो 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया, बाकी सब क्या है, जोड़ा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी जोड़ा गया था। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये शब्द क्या है, नहीं जोड़ा गया था। और शब्द समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी जोड़ा गया था। युवाओं शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, ये भी जोड़ा गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सभी नागरिकों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? आप लोग बताना है। यहाँ पे है सूचना का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, काम का अधिकार, मद निषेध। यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा समान कार्य हेतु समान वेतन, इधर करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ सूचना का अधिकार है। यहाँ क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार हो जाएगा। क्या होगा? सूचना का अधिकार। मिस्टेक हो गया था, सूचना का अधिकार। यहाँ क्योंकि यहाँ का सिद्धांत सम्मिलित नहीं की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सूचना का अधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? यहाँ पर किस आर्टिकल के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 32 में क्या है? हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे अनुच्छेद ऑप्शन दूसरा है 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51 है। तो अनुच्छेद 40 क्या करता है? ये राज्यों को निर्देश देता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्यों को निर्देश देता है कि वह अपने राज्यों में ग्राम पंचायतें संगठित करें। तो यहाँ पे उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी द करेक्ट, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकारों से भिन्न है? यहाँ बताना है कि निर्देशक जो सिद्धांत है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से किस प्रकार भिन्न है। राज्य के नीति सिद्धांत जो है किस प्रकार से फंडामेंटल राइट से है भिन्न, डिफरेंट है। यहाँ पे ऑप्शन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। दूसरा ऑप्शन है पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है। पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है, उपरोक्त राज्यों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह परिवर्तनीय नहीं है, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि मूल अधिकारों को के लिए न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि राज्य परिवर्तनीय नहीं है। तो ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी बताने का प्रयास करिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न सही किए ईमानदारी से। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आप लोग बताना इसमें से क्या हो जाएगा। गोवा ऑप्शन है, हरियाणा, केरल, मेघालय। तो इसमें से कौन सा राज्य होगा जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है? तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या होगा इसमें, कमेंट करिए फटाफट। इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन ए इधर गोवा हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? गोवा इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आय की असमानताओं को कम से कम करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, गौवध पर प्रतिबंध, ग्राम पंचायतों की स्थापना। इसमें बताना है कि निर्देशक सिद्धांत का जो प्राय है वो कौन सा सिद्धांत है जो प्राय समाजवादी माना गया है? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। यह किस में दिया है? यह आर्टिकल 40 में दिया गया है, डीपीएस के अंतर्गत
आर्टिकल 40 में दिया गया है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान है? किस एक भाग में कार्यपालिका को पृथक करने का भाग है, इसे बताना है। तो 7वें तालिका में, ऑप्शन यहाँ पे 7वें तालिका में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ऐसी बात कही गई है, मूल अधिकार में, प्रस्तावना। तो आप लोग बताइए किसमें ये बात कही गई है, निम्नलिखित भागों में से किसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की बात कही गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर डीपीएसपी, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या होगा? बी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है, संविधान के भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। बताना है कि भारत में जो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है, किस अनुच्छेद में या किस में दिया है, या अधिकार में किस में दिया है? तो और बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है नवा अनुसूची में, मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, संविधान के प्रस्तावना में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन की बात करें तो यह डीपीएसपी में दिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है कि आप क्या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देंगे। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसे बताना है। नीति निर्देशक सिद्धांत है हमारा जो डीपीएसपी है, जो राज्यों को निर्देश देता है कि राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए। तो क्या है? वाद्य योग है, वाद्य योग नहीं है, मौलिक अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह परिवर्तन नहीं है, यानी वाद्य योग नहीं, इसे हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाद्य योग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, यानी भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी तत्व है वो कहाँ से ग्रहण किए गए, किस देश से प्रेरित है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रांस से, पूर्व सोवियत संघ से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से। तो जो है फ्रांस से तो बंधुत्व की भावना लिया गया है, भाई बंधुत्व की भावना। जो पूर्व सोवियत संघ है वहां से तो हमारा मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। आयरलैंड से हमारा क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान लिया गया है। जो ब्रिटेन है यहाँ से हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? आयरलैंड हो जाएगा। क्या होगा? आयरलैंड। ऑप्शन बी तक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? यानी कि बताना है कि भारत के जो नीति तत्व है उसका उल्लेख भारतीय संविधान किस भाग में है, आप भाग बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पे भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो यहाँ भाग 2 में क्या है, हमारी नागरिकता है दिया है। भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार। भाग 4 में हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत दिया है। भाग 5 में हमारा संघ के बारे में दिया है, उनके विभिन्न पदाधिकारी के बारे में, के वेतन भत्ते के बारे में सब दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, भाग 4 में सब दिया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान
भारतीय संविधान की कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? किस अधिनियम के द्वारा जो कौन सा संशोधन अधिनियम आया था, टकराव की स्थिति में तत्वों को मूल अधिकारों से वरीयता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन है 26वां, 42वां, 43वां और 52वां। तो इसमें बताना है कौन सा वो संविधान संशोधन था जिसके द्वारा टकराव की कंडीशन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से अधिक प्रधान क्या है वरीयता दी जाएगी। तो यह हो जाएगा हमारा 42वां। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, सशक्त विपक्ष पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, स्वतंत्र न्यायपालिका पर। जो नीति तत्वों का क्रियान्वयन होगा वो सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन होगा उसी के माध्यम से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर करेक्ट। अगला प्रश्न है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है धारा 37, धारा 47, धारा 48, धारा 50। तो यह हो जाएगा धारा 47। धारा 47 के अंतर्गत क्या है? हमारा तो क्या है, धारा 47 में शराबबंदी की निर्देशित किया गया है, शराबबंदी संविधान में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ये हमने क्वेश्चन भी देखा है। राज्य के नीति सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है यानी संवर्धन है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 48 हो जाएगा, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। तो यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 51 के तहत क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन संबंधित प्रावधान। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39 क्लॉज ए, अनुच्छेद 39 में। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 39। ऑप्शन सी करेक्ट, अनुच्छेद 39 क्लॉज ए होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष। तो यह हो जाएगा 14 वर्ष। 14 वर्ष के बच्चों तक के 14 वर्ष के जो आयु तक बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। किस में कहा गई है? तो डीपीएसपी में कही गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत है जो गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? इसे बताना है कौन सा इसमें गांधीवादी सिद्धांत है। ऑप्शन यहाँ पे है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक होना करना, पुरुष एवं महिलाओं के लिए समान कार्य, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, श्रमिकों और बच्चों का संवर्धन। तो निर्देशक सिद्धांतों में जो स्वशासन के प्रभावी और एकल लोग के स्वरूप में ग्राम पंचायतों का संगठन है, इसे ही गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश
भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। ऑप्शन यहाँ पे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आर्थिक न्याय की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है समान काल के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। तो यह हो जाएगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, काम करने के अधिकार को राज्य के निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 46। तो हो जाएगा अनुच्छेद कितना हो जाएगा, काम करने के अधिकार को जो है इस अनुच्छेद अंतर्गत रखा गया है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 41। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। ये क्यों शामिल किया गया भारतीय संविधान में। ऑप्शन यहाँ पे नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जो नीति सिद्धांतों को जो संविधान में अपनाया गया था, तो ये भारत को क्या है कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से, इसके पीछे यही उद्देश्य था कि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से इसको शामिल किया गया था। तो आप लोग भूलिएगा नहीं। और ये क्या है, डीपीएसपी में दिया गया है कल्याणकारी राज्य बनाने की जो व्यवस्था है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान किस आर्टिकल में निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो यहाँ बताना आप लोगों को किस आर्टिकल में है। आर्टिकल कितना से कितना था, आर्टिकल 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52। तो हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में हमारा डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51। अब हम लोग डीपीएसपी के बारे में देख लिया, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन थे हमने उनको डिटेल से देख लिया। अब हम नागरिकता संबंधी जितने भी प्रश्न बन रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से देखिएगा, एक दो बार अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिसके उससे उनका भी काफ़ी हेल्प हो सकेगा, अपना एग्जाम अच्छा से दे पाएंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे एग्जाम में, उससे आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे वीडियो से न फंसे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है। किस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 9। तो यह अनुच्छेद 11 के तहत सांसद को क्या है कानून बनाने का अधिकार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 11 यानी कि ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 30 वर्ष। और लोग बताना है कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता क्या है समाप्त हो जाती है इंडिया की। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 वर्ष। यहाँ पे क्या है 7 वर्ष। अगला प्रश्न है नागरिकता के लोप होने का एक नियम है शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, परिवार से बिछड़ जाने पर। तो यहाँ पे क्या होगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर
यहाँ पे क्या होगा, देशद्रोह का अगर अपराध सिद्ध हो जा रहा है तो उस कंडीशन में आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, रद्द हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किस चीज की डिमांड नहीं कर सकता? ऑप्शन है विधि के समस्त समानता के अधिकार का, तो विधि समस्त समान वो भी है कानून की नजर में। दूसरा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, तो जीने का अधिकार उसे भी है, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार उसे भी है। व्यक्तिगत व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार उसे नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार उसे है, तो अपने धर्म को मान सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा व्यवसाय और व्यापार की जो स्वतंत्रता है उसे नहीं है और उसका मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? यहाँ पे बताना है कि कब बनाया था, तो यह हो जाएगा 1955 में। तो बनाया था 1955। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन यहाँ पे है, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? राष्ट्रपति शासित सरकार की, संघीय सरकार की, एकात्मक सरकार की, संसदीय सरकार की, तो हो जाएगा संघात्मक सरकार की। यहाँ पे संघीय सरकार जो है, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, किस देश से अपनाई गई भारत में? तो यहाँ पे ऑप्शन इंग्लैंड, यूएसए, इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, तो हो जाएगा हमारा इंग्लैंड, क्योंकि यहाँ से हमारा संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया है और वहीं से हमारा एकल नागरिकता का प्रावधान जो है लिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11। तो अनुच्छेद 36 से 51 में हमारा नीति निर्देश सिद्धांत दिया गया है। अनुच्छेद 52 से 51 में हमारा संघ के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 से हमारा भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है। अनुच्छेद 5 से 11 में हमारा क्या है, नागरिकता दिया गया है। तो यहाँ पे उत्तर अब हो जाएगा हमारा, उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत से पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अगर पाकिस्तान से आकर कोई भारत में नागरिकता प्रावधान प्राप्त करना चाहता है तो प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसे बताना किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 9। तो यहाँ पे अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से आकर जो भारत में नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 6 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, यहाँ प्राप्त नहीं की बात हो रही है। यहाँ पे ऑप्शन है, भारतीय बैंक में धन जमा करके, किसी विभाग के सम्मेलन द्वारा, देशीकरण के द्वारा, जन्म द्वारा। तो भारतीय बैंक में अगर आप धन जमा कर देते तो उससे आपको नागरिकता नहीं मिल जाएगी, जबकि किसी विभाग में सम्मिलित अगर हो जा रही है इंडिया में तो उसका नागरिकता मिल जाएगी इंडिया की। देशीकरण द्वारा भी होती है, जन्म के द्वारा भी नागरिकता मिलती है। तो यहाँ बैंक में जमा करने पर, धन जमा करने से नागरिकता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, इसमें कारण बताना, एक कौन कारण बताइए कि किसी आप भारतीय नागरिकता को खो सकते हैं। यहाँ पे आपसे, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है तो इस कंडीशन में, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है उस कंडीशन में,
एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है तो उस कंडीशन में एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। यानी कि आप एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा नागरिकता खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है। ऑप्शन है संसद और विधानसभा है। संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग। तो यहाँ पे क्या है, नागरिकता जो निर्धारित करने का जो अधिकार है वो संसद और विधानसभा के तो नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। दूसरा है संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं है, चुनाव आयोग को नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? कब लागू हुए? ऑप्शन है 1952, 1951, 1949, 1950। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1952 नहीं होगा, 1991 नहीं होगा, 1950 नहीं होगा, तो यह होगा क्या, 1949 हो जाएगा। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट। अगला प्रश्न है, किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, वह कौन सा देश है जिसे दोहरी नागरिकता दिया गया है? ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, हमारी दोहरी नागरिकता है। संयुक्त राज्य में हमारा क्या है, दोहरी नागरिकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में सब में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, क्योंकि वहाँ राज्य की भी नागरिकता होती है और देश की भी होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन दोहरी नागरिकता, ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, और फिर दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता नहीं देता है। ये तो हमारा क्या होगा, दोहरी नागरिकता देता है, ये सब नहीं है। यहाँ पे क्या है, दोहरी नागरिकता नहीं है, जबकि हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता पाई जाती है, वो भी इंग्लैंड के देश से हमारे यहाँ प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न है, संविधान कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? प्रावधानों से संबंधित है। ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो भाग 2 क्या है, हमारा नागरिकता के बारे में बताता है, जो कि भाग 3 मौलिक अधिकार, ये नहीं होगा। भाग 4 डीपीएसपी, भाग 5 हमारे राज्य संघ के बारे में है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भाग 2 इज द करेक्ट। फ्रेंड्स, तब आज का वीडियो हमें समाप्त करते हैं। आज हमने इस वीडियो में हमने डीपीएसपी के बारे में देखा, नए नीति सिद्धांत देखा, और हमने सिटीजनशिप देखा, नागरिकता संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे हमने कवर किया। तो आप लोग वीडियो को एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो आगामी एग्जाम होने वाले उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है संविधान के निर्धारित सिद्धांत से, नागरिकता से, तो इसमें आपका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में ना फंसे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने प्रश्नों को कितना सही किया, ईमानदारी से बताइएगा। तो थैंक्स, आप लोग इसी प्रकार वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए।